हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप कर रही हूँ द सैंडमैन के सीजन 2 के पार्ट 1 को। और अगर सीजन 1 का रीकैप देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो बड़े वीडियो की तरफ, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड फर्स्ट की तरफ बढ़े, जिसका नाम सीजन ऑफ मिस्ट है, जहां हम देख पाते हैं हर इंसान की तरह उनका सपना भी होता है। ड्रीम अपनी कैस्टल ड्रीमिंग को नई शक्ल दे रहा होता है जब उसे एक अर्जेंट फैमिली मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, वो भी डेस्टिनी के द्वारा। डेस्टिनी एंडलेस सिबलिंग्स का सबसे बड़ा भाई है। वही सबको अपने गार्डन ऑफ फोकिंग वेस के महल में बुलाता है। ड्रीम, डेथ, डिजायर, डिस्पेयर और डिलीरियम को वहाँ सब लोग पहुँच जाते हैं। सिबलिंग्स डिस्ट्रक्शन यानी प्रोडेगिल अभी भी मिसिंग है। डेस्टिनी सबको बताता है एक डार्क प्रोफेसी के बारे में। एक किंग अपनी दुनिया छोड़ देगा, लाइफ और डेथ टकराएगी और एक पुरानी वॉर दोबारा शुरू होगी। मीनवाइल डिजायर छेड़ता है ड्रीम को उसकी पुरानी लवर नादा के साथ किया गया इनजस्टिस याद दिलाकर। ड्रीम ने उसे 10,000 साल पहले हेल में कैद किया था, सिर्फ क्योंकि उसने उसका प्यार ठुकरा दिया। डेथ ड्रीम को समझाती है कि उसने नाडा के साथ गलत किया था, जिस कारण ड्रीम डिसाइड करता है कि वो नाडा को हेल से छुड़ाएगा, भले ही उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन हेल में तो लूसीफर ड्रीम का इंतजार कर रहा है। वो ड्रीम से बदला लेना चाहता है, उसे ह्यूमिलिएशन के लिए जो पहले सीजन में उसने उसे दिया था। ड्रीम अपने लोगों से अलविदा लेता है, अपने पुराने दोस्त हॉब गेटलिन से मिलता है और केन, जिसे उसने पहले ही हेल भेज दिया है, उसका मैसेज पहुंचाने के लिए, जिसके जवाब में लूसीफर ने उसे कहा है कि वो ड्रीम का वेट कर रहा है। और फिर फर्स्ट एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि जब मॉर्फियस यानी कि ड्रीम हेल के गेट के सामने खड़ा होता है तो उसे डर लग रहा होता है, लेकिन डर के बावजूद भी वो अपने पास्ट को यानी कि पास्ट में की गई गलतियों को सुधारना चाहता है, जिस कारण वो पीछे नहीं हटता। जिसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड एपिसोड की तरफ, जिसका नाम द की ऑफ हेल है, जहां हम देख पाते हैं मॉर्फियस अपने गिल्ड के साथ हेल के गेट तक आ पहुंचा है। उसे लगता है लूसीफर यानी कि मॉर्निंग स्टार उसका इंतजार कर रहा होगा उससे बदला लेने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो लूसीफर खुद गेट पर खड़ा होता है, वो भी उसका इंतजार करते हुए, जिसका फेस एक्सप्रेशन काफी सीरियस है। और जो एक्शन लूसीफर लेता है वो सुनकर मॉर्फियस काफी हैरान है, क्योंकि लूसीफर ने कहा है कि वो अब हेल का रूलर नहीं बनना चाहता। साथ ही वो अपने भाई से ये भी कहता है कि उसे अब सब थकावट सा महसूस होता है, हर कोई उसे ही ब्लेम करता है, जैसे कि वो लोगों को हेल भेजने के लिए जिम्मेदार हो। उन्होंने मॉर्फियस से कहा, मेरे विंग्स काट दो और ये दुश्मनी खत्म करो। मॉर्फियस विंग्स काट लूसीफर की इच्छा पूरी करता है और तब पता चलता है कि लूसीफर ने मॉर्फियस के लिए एक ट्रैप सेट किया था। लूसीफर अपना किंगडम छोड़कर चला जाता है और हेल का की मॉर्फियस के हाथ में देकर अब ड्रीम लॉर्ड बन गया है हेल का नया मालिक, और दुनिया भर के गॉड्स, डीमंस, सुपरनैचुरल रूलर्स उसके पास आ रहे हैं ताकि वो की को हासिल कर सके। डेथ भी मॉर्फियस की हेल्प नहीं करती, क्योंकि हर एंडलेस का अपना रोल है और ये डिसीजन सिर्फ मॉर्फियस ही ले सकता है। फिर शुरू होता है पॉलिटिक्स का डेडली खेल, जहां हम जेमी, प्रिंसेस ऑफ कियोस, जो बस कियोस चाहती है, रोल नहीं, जिसके बाद किल द किंग ऑफ ऑर्डर एक कार्डबोर्ड बॉक्स जैसा दिखता है और नई सोल के सपने वो मॉर्फियस को ऑफर करता है। साथ ही क्लेरिकन और लेडी नोला यानी कि फेरल रेम के मैसेंजर, जो इस मैसेज के साथ वहां पहुंचे हैं कि हर 7 साल में
उन्हें 9 लोगों को हेल भेजना पड़ता है। अब वो एक कर्स तोड़ना चाहते हैं। साथ ही ओडिन, थॉर और लोकी भी वहाँ पहुँचे हैं। एसगार्ड के लॉर्ड्स जो हेल को एक पॉलिटिकल वेपन बनाना चाहते हैं, वो भी एसगार्डियंस की सुरक्षा करने के लिए। साथ ही सुसैनो नो मिकोता यानी कि गॉड ऑफ स्टॉर्म्स भी वहाँ पहुँचे हैं, जिसका ऑफर सबसे स्पिरिचुअल और होपफुल था। लेकिन तभी ही एंट्री होती है लॉर्ड एज़ेज़ेल की, यानी कि हेल के प्रिंस और सब डीमंस की रिप्रेजेंटर। वो मॉर्फियस को ऑफर करता है कुरुंजन, वही डीमन जिसके पास पहले मॉर्फियस का हेल्म था। और सबसे शॉकिंग चीज नाडा, जिसे लेने के लिए मॉर्फियस हेल गया था, पर अनफॉर्चुनेटली लूसीफर ने सभी को आजाद कर दिया था, जिस कारण उसे नाडा नहीं मिली। साथ ही एज़ेज़ेल मॉर्फियस से ये भी कहता है कि नाडा उसके कब्जे में है, अगर वो हेल की उसे देगा तो ही वो उसे छोड़ेगा, वरना नाडा की स्पिरिट नहीं बचेगी। जो सुनकर मॉर्फियस का दिल टूट जाता है। साथ ही वो नाडा की चीखें सुन सकता है, जिसे 10,000 सालों से वो हेल में झेल रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने ड्रीम के प्यार को ठुकराया था। अब मॉर्फियस के पास 2 रास्ते हैं, एक साइड ड्यूटी चूज द मोस्ट डिजर्विंग रूलर और दूसरे साइड में रिडेम्पशन और प्यार जो उसने कभी प्रोटेक्ट नहीं किया। और यहीं पर ये सेकेंड एपिसोड खत्म होता है, जिसके बाद बड़ी थर्ड एपिसोड यानी कि द प्राइज ऑफ रिडेम्पशन की तरफ, जिसकी शुरुआत में ही हम देख पाते हैं कि मॉर्फियस ने एज़ेज़ेल के ऑफर को ठुकरा दिया है, जैसे न हेल की मिली और न नाडा। लेकिन साथ ही लूसिन बताती है कि एज़ेज़ेल टेक्निकली एक बेस्ट फिट है, लेकिन ड्रीम के 2 क्लियर रीजंस हैं उसे मना करने की। जो पहला ये है कि एज़ेज़ेल पावर हंग्री है, हेल लेके बाकी सारे रेल्म्स पर वो राज करने की सोच रहा है। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ड्रीम को ये पसंद नहीं कि कोई इमोशनली उसे ब्लैकमेल करे, स्पेशली नाडा के नाम पे। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि ड्रीम काफी कंफ्यूज होता है। तभी ही वो मिलता है नियोला से। वो उसे याद दिलाती है वो वक्त जब ड्रीम ने विलियम शेक्सपियर के साथ मिलकर एक मिडसमर नाइट ड्रीम्स उन सभी के लिए अरेंज करवाया था, सिर्फ फेरे लोगों से अपनी गलतियों को पैच अप करने के लिए। साथ ही नियोला उसे सजेस्ट करती है कि वो वैसे ही किसी डिसेंट और वर्दी इंसान को हेल की देनी चाहिए, यानी कि समवन हु विल रिफ्लेक्ट रेदर देन रोल, जिस कारण ड्रीम अपना जवाब ढूंढ लेता है। और दूसरी सुबह सभी लोगों के सामने वो फाइनल अनाउंसमेंट करता है कि वो हेल की रेमैन और दूमा को देगा, यानी कि वो 2 एंजल्स जो हेवन की डार्क रिफ्लेक्शन को संभाल सकते हैं। जो सुन और देख सभी लोग शॉक होते हैं, लेकिन कोई अपोज नहीं करता, बजाय एज़ेज़ेल की, जो ओपन थ्रेट देता है कि वो नाडा को मार देगा। ड्रीम उसे कामली याद दिलाता है कि ड्रीमिंग के अंदर हर गेस्ट प्रोटेक्टेड है, इंक्लूडिंग नाडा जो टेक्निकली उसके अंदर है। एज़ेज़ेल ट्राई करता है कि वो ड्रीम को ट्रैप कर दे, पर वो भूल जाता है कि ड्रीमिंग में ड्रीम के अलावा किसी की नहीं चलती। और मॉर्फियस एज़ेज़ेल को एक कांच की बोतल में ट्रैप कर देता है, जिससे एज़ेज़ेल खुद हैरान है। और जैसे ही सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि एनोला यही रहेगी, क्योंकि उसे ड्रीम के लिए एज अ गिफ्ट भेजा गया है। जो सुनकर ड्रीम शॉक है। उसे और नोला दोनों को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन नोला एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो फेरे में नहीं बल्कि ड्रीमिंग में रहेगी, और ड्रीम भी उसे फैमिली की तरह वेलकम करता है। दूसरी तरफ लोकी एज एक्सपेक्टेड अपना काम कर चुका है। उसने सुसैनो के साथ बॉडी स्वैप किया था और इस घाट में उसे भेज दिया गया है, जिस चोरी को ड्रीम काफी आसानी से पकड़ लेता है और डील करता है लोकी के साथ कि वो उसके कर्ज में रहेगा और तभी ही वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, या फिर वो ओडिन को सब कुछ बता देगा। लोकी चूज करता है कि वो उसके कर्ज में रहे,
क्योंकि उसे पता है कि ड्रीम काफी ही चालाक है। पर अभी भी ड्रीम की बातचीत नादा से बाकी है और हम देख पाते हैं कि एपिसोड के फाइनल एंड में ड्रीम की मुलाकात नादा से डाइनिंग टेबल पर होती है। वो कैजुअली बातचीत स्टार्ट करता है लेकिन नादा सीधा उसे थप्पड़ मार देती है। जहाँ ड्रीम अपने किए हुए पर पछता रहा होता है लेकिन नादा का पेन उसके सॉरी लायक नहीं। वो ड्रीम को क्लियरली बोलती है कि वो उसे प्यार नहीं करता, क्योंकि अगर वो करता तो उसे 10,000 सालों के लिए वो तड़पने के लिए नहीं भेजता। और उससे भी खराब चीज वो उसे ये कहती है कि तुम जैसे लोग प्यार नहीं कर सकते। जिसे समझाने की ड्रीम कोशिश तो करता है लेकिन नादा इंटरेस्टेड नहीं और वो चाहती है कि वो हमेशा ड्रीमिंग को छोड़कर चले जाए, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में कोई ड्रामा, कोई सेकंड चांस या फ्रीडम नहीं चाहिए, बस यहाँ से आजादी। और ड्रीम उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है। वेल तो अब बढ़ते हैं 4th एपिसोड यानी कि ब्रीफ लाइफ की तरफ, जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज ये होती है जब हम खुद को सच बोलने से डरते हैं। और इस बार ड्रीम ने ये सबक थोड़ा दर्द भरे तरीके से सीखा है। नादा के जाने के बाद ड्रीम खुद से नाराज हो जाता है। अकेले बैल्कनी पर खड़ा होता है जब पता चलता है कि अनइनवाइटेड गेस्ट उनके किंगडम में घुस आया है। वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन डिलेरियम है। थोड़ी सी अजीब, थोड़ी सी पागल और पूरी तरह से इमोशनली शैटर्ड। और डिलेरियम अपने भाई डिस्ट्रक्शन के बारे में चिंतित थी। कह रही थी शायद वो मुश्किल में हो, शायद उसे मेरी जरूरत हो। ड्रीम ने पहले उसे इग्नोर किया लेकिन जब उसने डिजायर का नाम लिया वो समझ गया कि ये उसकी चालबाजी है, जिस कारण ड्रीम डिजायर से कन्फ्रंट करने के लिए पहुंचता है। लेकिन इस बार डिजायर के सबूत में सच्चाई थी। शायद इस बार वो वाकई कुछ नहीं छेड़ रहा था। और तब ड्रीम ने डिसाइड किया कि वो डिलीरियम के साथ जाएगा, पर उसका असली रीजन कुछ और ही है। वो डिस्ट्रक्शन को ढूंढने नहीं बल्कि नादा को देखने निकल पड़ा है। डिजायर ने सिर्फ एक थॉट सीड प्लांट किया और ड्रीम उसके ट्रैप में फंस गया। डिलीरियम के पास 3 नाम थे, एक इमॉर्टल, एक गॉड और एक मिथिकल बीइंग। पहले था बर्नार्ड, एक लॉन्ग लिव्ड मॉर्टल जिससे वो लोग मिलने ही वाले थे, लेकिन बर्नार्ड अचानक मर चुका था। जो कोइंसिडेंट था या नहीं उस पर ड्रीम को थोड़ा डाउट है, पर इसके बाद भी उसने ना रुकने का फैसला किया, क्योंकि अभी भी उसके दिल में इस बात की इच्छा थी कि कहीं नादा से उसकी मुलाकात हो जाए। और उनके इस सफर में उन्हें असिस्ट कर रही है वांडा। वांडा एक ट्रांस वुमन है जिसने अपनी एग्जिस्टेंसी के लिए पूरे सोसाइटी से फाइट किया था। अपनी स्टोरी बताते हुए वो कहती है, मुझे पता था मेरे पेरेंट्स सोसाइटी के डर से मुझे छुपा कर रखेंगे, जिस कारण उसने सोसाइटी को पीछे छोड़ दिया और साथ ही अपनी फैमिली को भी। जिसके साथ साथ वो उन्हें बताती है कि उसकी फेवरेट स्टोरी द मार्वेलस लैंड ऑफ ऑज है, क्योंकि उसमें यानी कि उस कहानी में एक बच्चा अपनी असली आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करता है और पहली बार किसी ह्यूमन की वल्नरेबिलिटी ने उसके दिल को छू लिया, यानी कि ड्रीम के। दूसरा नाम था उनकी लिस्ट में ईस्थर का, जो गॉडेस है वॉर और इंटीमेसी की। वो कभी डिस्ट्रक्शन से प्यार किया करती थी और ड्रीम ने उन दोनों के रिश्ते को अलग कर दिया। ईस्टर ने ड्रीम को ब्लेम किया और जब समझा कि उसकी मौत तय है वो स्टेज पर आई और एक डिवाइन डांस किया जो पूरे नाइट क्लब को चौंका देता है, लेकिन साथ ही वो पूरा नाइट क्लब राख बन जाता है जिसमें वांडा भी मारी गई। और वांडा की मौत ने ड्रीम को झटका दे दिया, लेकिन उसी बीच डिजायर आ पहुंचती है। जैसे हमेशा परफेक्ट टाइमिंग पर उसने डिलीरियम से कह दिया कि ड्रीम उसके साथ जाना नहीं चाहता था, बल्कि उसने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है क्योंकि अब तक वो नादा को ढूंढने के लिए उसके साथ था। जो चीज डिलीरियम का दिल तोड़ देती है और वो वहाँ से चली जाती है उन्हें ये कहकर कि वो दोनों उसे कभी कांटेक्ट ना करें। साथ ही अब उन दोनों से उसका कोई लेना देना नहीं। और उसी वक्त दूर कहीं डिस्ट्रक्शन जिसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता
अपने लॉयल कंपेनियन बर्नबस से कहता है किसी ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया है और हो सकता है उसने ही इनडायरेक्टली ये डेथ के सारे सिनेरियो को क्रिएट किया हो ताकि कोई उस तक पहुंच ना सके। जिसके बाद बड़े एपिसोड 5 की तरफ जो कि द सॉन्ग ऑफ ऑर्फियस है, जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि कभी कभी सबसे गहरी चोट वो होती है जो अपने ही देते हैं। इस एपिसोड में ड्रीम सिर्फ अपने डिसीजन से नहीं अपने खून से भी टकराता है। लूसियन फाइनली पूछती है एक सवाल जो सबके जहन में था, डिस्ट्रक्शन ने एनलेस फैमिली को क्यों छोड़ा? जिसका जवाब ड्रीम उसे देता है कि 1675 लंदन में उसकी मुलाकात उसके भाई से आखिरी बार हुई थी, जहां डिस्ट्रक्शन ने देखा था आइजैक न्यूटन के ऑप्टिक्स में न्यूक्लियर डूम का बीज। वो रोकना चाहता था ह्यूमैनिटी को, पर ड्रीम ने कहा हम इंसानों की वजह से अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। तो डिस्ट्रक्शन ने कहा मैं तो छोड़ रहा हूँ, मुझे इंसानी बर्बादी का बोझ नहीं उठाना। और इतना कहकर वो उन सभी से अलविदा लेकर हमेशा के लिए चला गया। जो सुन लूसियन समझ गई अगर अपना फर्ज मौत लाता है तो शर्म जरूर होती है, और उसके इन चीजों के कारण ड्रीम पहली बार सोचता है शायद वो गलत था। ड्रीम चाहता है वांडा के फिनरल पे उस इंसान के लिए जिसकी मौत उसके मिशन की वजह से हुई, लेकिन जब उसकी ग्रेव पे एल्विन लिखा देखता है उसका दिल टूट जाता है। वांडा के परिवार ने उसकी ट्रांस आइडेंटिटी उससे छीन ली, कहा वो मर्द ही थी, इसलिए गॉड ने उसे सजा दी। ड्रीम गुस्से में कहता है गॉड ने वांडा को नहीं मारा, तुम लोगों की नफरत ने मारा है। उसकी आंटी को तसल्ली देता है ये कहकर कि वांडा खुश थी, वो अपने होने पर गर्व करती थी। फिर ड्रीम उसकी फेवरेट किताब द मार्वेलस लैंड ऑफ ऑज उसकी ग्रेव पर रखता है, और उसकी ग्रेव पर लिखा नाम जो कि एल्विन था उसे मिटाकर वो वांडा कर देता है। साथ ही उसकी बातचीत डेथ से होती है जो उसे याद दिलाती है तुम्हारे पास एक और बहन है जो जिंदा है, उसे खोना मत, क्योंकि गलती ड्रीम की थी जिस कारण वो उसे डिलीरियम से बात करने के लिए उसकी रेल में भेजती है, जहाँ रास्ते किसी LSD ट्रिप जैसे होते हैं। एक ट्रिपी सबवे जहाँ हर इल्यूजन उसे नादा के पीछे भागने पे मजबूर करता है, लेकिन इस बार ड्रीम उस इल्यूजन को तोड़ता है और अपनी बहन के पास जा पहुँचता है और कहता है कि वो उसे माफ कर दे और उसे एक और चांस दे। और हम देख पाते हैं कि डिलीरियम जो एक छोटी बच्ची की तरह फिर से मुस्कुरा उठती है और कहती है कि चलो बड़े भाई को ढूंढते हैं। जिसके बाद उन दोनों का सफर आ पहुंचता है डेस्टिनी के पास, पर वो कहता है जाओ किसी ओरेकल के पास। जो सुनकर ड्रीम हैरान है क्योंकि ओरेकल और कोई नहीं उसका बेटा है, यानी कि डेस्टिनी ने उसे उसके बेटे के पास जाने कहा है। और फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि ऑर्फियस और यूरिडाइस का प्यार एक सपने की तरह था, लेकिन शादी के दिन यूरिडाइस की मौत हो जाती है एक सांप के जहर से। ऑर्फियस जो पूरी तरह टूट जाता है और ड्रीम से कहता है कि वो उसे वापस पाना चाहता है, लेकिन ड्रीम उसे उसकी मौत एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। पर ऑर्फियस ऐसा नहीं कहता और ये कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड जाकर उसे वापस ले आएगा, जिसे ड्रीम मना करता है। पर फिर भी ऑर्फियस उसकी नहीं सुनता, जिस कारण वो अपने बेटे से रिश्ता तोड़ देता है। पर उसकी हेल्प डिस्ट्रक्शन करता है उसे डेथ के पास भेजकर, क्योंकि डेथ ही उसे हेल्प कर सकती है। और हम देख पाते हैं कि डेथ उसे कहती है अंडरवर्ल्ड जाने का मतलब या तो तुम मरे हुए हो या फिर अमर बन जाओ, जिसके लिए वो अग्री कर जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ऑर्फियस को वो बताती है कि अगर वो अमर रहा तो जख्म जो उसे लगेगी वो उसे हर बार दर्द देगी। पर ऑर्फियस सुनता नहीं और उसे हाँ कह देता है, जिसके बाद वो अंडरवर्ल्ड जा पहुँचता है, वो भी अपनी हाफ के साथ, जहाँ उसकी मुलाकात हेरेस और पर्सेफोन के साथ होती है, जो उसे कहते हैं कि वो गाय
और हम देख पाते हैं कि यूरिडिस को चाहने के दर्द की कहानी परसेफोन को इम्प्रेस कर देती है। वो कहती है कि वो अपने साथ यूरिडाइस को ले जा सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो सूरज दिखने तक पीछे ना मुड़े, भले ही कोई भी उसे पीछे से आवाज क्यों ना दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो यूरिडाइस हमेशा के लिए चली जाएगी। और हम देख पाते हैं कि ऑर्फियस खुद के इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाता और मुड़कर देख लेता है, जिस कारण यूरिडाइस हमेशा के लिए चली जाती है। और ये था प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान जो ऑर्फियस हार गया। टूटा हुआ ऑर्फियस जाता है अपनी माँ कलाइपी के पास, जो ड्रीम को दोष देती है और कहती है कि ड्रीम जाता तो ये सब नहीं होता, जिस कारण उसने ड्रीम से डिवोर्स ले लिया है। पर साथ ही वो अपनी बेटी को बताती है कि द मेनेट्स घूम रहे हैं तो उसे छुप कर रहना चाहिए, लेकिन ऑर्फियस अपनी माँ की बात नहीं सुनता और चाहता है कि मेनेट्स उसे खत्म कर दे, जो वो लोग करती तो है, लेकिन ऑर्फियस अमर है, जिस कारण उसका सर जिंदा रह जाता है और वो दर्द में हमेशा के लिए जिससे मिलने के लिए ड्रीम पहुंचता है और उसके सर को आइलैंड पर पाता है, जहां उसका बेटा उसे मरने की विनती कर रहा है, लेकिन ड्रीम उसे मना कर वहीं पर छोड़कर चला जाता है, वो भी कुछ प्रीस्ट के पास। साथ ही अपने बेटे से उसने ये वादा किया है कि वो उसे कभी नहीं मिलेगा, जिसके बाद कहानी बढ़ती है फिर से प्रेजेंट की तरफ। अब ड्रीम को फिर चाहिए ऑर्फियस की मदद, जहाँ डेस्टिनी उसे कहता है वो मदद तभी करेगा जब तुम उसकी जिंदगी खत्म करोगे। ये फैमिली ब्लड स्पिल करेगा, एक वॉर इग्नाइट, लेकिन ड्रीम तो अब डिलीरियम के लिए कुछ भी करेगा और इसका अंजाम होगा तबाही। और यहीं पर ये 5th एपिसोड खत्म होता है, जिसके बाद बढ़े 6th यानी कि फैमिली ब्लड की तरफ, जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कभी कभी किसी को अलविदा कहना उसे पाने से ज्यादा जरूरी होता है। इस एपिसोड में ड्रीम के दिल में दो चीजें थी, एक वादा और एक खून। 1794 इंग्लैंड में ड्रीम वापस मिलता है जोहाना कॉन्स्टेंटाइन से, वही कॉन्स्टेंटाइन जिससे पहले वो ट्रेस में डाल चुका था। ड्रीम ने उसे एक मिशन दिया है कि वो पेरिस जाए, ऑर्फियस का सर ढूंढ कर लाए, क्योंकि रॉबेस्पियर ने ऑर्फियस को फ्रांस का दुश्मन कहकर उसे क्रिप्ट में डाल दिया था। कॉन्स्टेंटाइन ने छुपा दिया है उसे एक ऐसी जगह जहां मौत की बू थी, जी हाँ, जहाँ सजा दिए हुए लोगों के कटे हुए सर पड़े थे। और प्रिजन में कॉन्स्टेंटाइन ड्रीम को ड्रीमिंग में बुलाती है। ड्रीम कहता है उसे गाने दो, उसकी आवाज ने अंडरवर्ल्ड को हिला दिया था, तो फ्रांस क्या चीज है। और हम देख पाते हैं कॉन्स्टेंटाइन के कहने पर ऑर्फियस गाता है और पूरा फ्रांस जग उठता है। रॉबेस्पियर खुद गिलेटाइन के नीचे चला जाता है और कॉन्स्टेंटाइन उसे ले जाती है ग्रीस उसके टेम्पल में और कहती है कि उसका फादर उसे कभी नहीं मिलेगा, पर वो उसे प्यार काफी करता है। साथ ही वो ऑर्फियस को ये भी कहती है कि वो उसके साथ और वक्त बिताना चाहती है, जो सुनकर हम ये कह सकते हैं कि ये प्यार था या फिर दो ब्रोकन सोल का कनेक्ट होना, क्योंकि हम जोहाना की ग्रेव ऑर्फियस के आइलैंड पर भी देख पाते हैं। जिसके बाद कहानी बढ़ती है प्रेजेंट के जमाने में, जहाँ ड्रीम और डिलेरियम पहुँचते हैं ऑर्फियस के टेम्पल में। डिलेरियम का दिल धक धक कर रहा होता है और वो कहती है कि क्या हम सच में डिस्ट्रक्शन तक पहुंच जाएगी। ड्रीम मिलता है ऑर्फियस से और तीर की तरह चुभने वाले शब्दों में दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फाइनली डिस्ट्रक्शन का ड्रीम को पता मिल जाता है। जी हाँ, वो यही था, यानी कि ऑर्फियस के आइलैंड पर इतने सालों से। जिसके बाद उन लोगों की मीटिंग डिस्ट्रक्शन से होती है, जिसे देखकर वो काफी खुश है। साथ ही ड्रीम उससे काफी गुस्सा, क्योंकि उसके कारण लोग मरे और काफी सारी चीजें हुई। जिसके जवाब में डिस्ट्रक्शन कहता है मैं ये सब उसने इंसानों के प्यार के लिए किया, क्योंकि वो उनकी तबाही नहीं देखना चाहता था। और जब ड्रीम पूछता है
कि वो वापस चलेगा तो डिस्ट्रक्शन बस मुस्कुराता है और कहता है मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि कोई भी, क्या तुम भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। साथ ही उसने डिलीरियम को बर्नबस्ट गिफ्ट किया है, एक लॉयल फ्रेंड जो उसके साथ हमेशा रहेगा, और ड्रीम के लिए एक एडवाइस जो ये है कि जो कुछ भी करना है सिर्फ प्यार के लिए करना, बस वही वजह सही होती है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ड्रीम ऑफिस की टेम्पल लौट आता है, जहाँ उन दोनों के बीच की शांति अब शब्दों में बदल गई है। और फिर ड्रीम अपने वादे को पूरा करता है, वो भी ऑफिस को मारकर, वो भी हमेशा के लिए। जिसके बाद वो वहाँ से निकल डिलीरियम को कहता है कि उनका सफर खत्म हुआ। और फिर एक कहानी शिफ्ट होती है 3 फेट्स जो अपने घर में बैठे हैं और एक फॉर्च्यून कुकी पढ़ते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि एक राजा अपनी दुनिया त्याग देगा, जिंदगी और मौत टकराएगी, सबसे पुरानी जंग फिर से शुरू होगी। जैसे हमें समझ आता है कि ड्रीम यानी कि जिसने अपने ही खून को मारा है, उस कारण ये चीजें खत्म नहीं हुई बल्कि अब तबाही शुरू होगी। तो क्या लगता है आप सभी को कि ड्रीम ने सही किया या उसका एंड शुरू हो गया है? जिसका जवाब आप ड्रीम में दे सकते हो, लेकिन यह कमेंट बॉक्स है, तो अपना फैसला कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।